ट्रेनिंग का मॉड्यूल 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, तो मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हमको ट्रेनिंग पूरा कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं दैट इज इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज का जो एजेंडा है, हमको थोड़ा सा AWS के बारे में, कौन कौन से ट्रेनिंग के सर्टिफिकेशंस ये लोग कराते हैं, सिलेबस क्या रहेगा ट्रेनिंग का, और जिसका ट्रेनिंग आप करने आए हैं उसको एग्जैक्टली बोलते क्या है क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन हमें करना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द AWS फर्स्ट। आप सबको पता है AWS को हम लोग बोलते हैं टेक्निकली Amazon वेब सर्विसेज। ठीक है, AWS देखो, कंपनी जो Amazon है ना आपका, इट्स नॉट अ IT कंपनी। पहली चीज आपको ये क्लियर होना चाहिए। इनका जो इनिशियली बिजनेस था ना, वो था स्टेशनरी का, मतलब ई कॉमर्स का, आप ऐसा समझ लें। आज भी ये लोग ई कॉमर्स में भी काम करते हैं, और दे डील विद द न्यू न्यू बिजनेस, जिसको ये लोग बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यानी कि Amazon खुद में एक ई कॉमर्स का भी वेल स्टेब्लिश कंपनी है, और दूसरा है ये एज अ CSP भी काम करते हैं। CSP का मतलब है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। इन्होंने बोला है कि दो डिफरेंट URL हैं। अगर आप हमारे साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं ओवर द क्लाउड, तो क्लाउड के लिए जो URL आपको फॉलो करना है दैट इज aws.amazon.com। ठीक है, पहली चीज। और सिंपल आप amazon.com लिखते हैं तो दैट इज फॉर द ई कॉमर्स। दो सेपरेट एंटिटी हैं, सेपरेट बिजनेस हैं AWS के, या फिर आप ऐसा समझ लें Amazon कंपनी के। एक है क्लाउड कंप्यूटिंग का और एक है ई कॉमर्स का। दोनों को सेपरेटली ये करते हैं। ई कॉमर्स में भी कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं तो यू विल हैव टू क्रिएट द अकाउंट फर्स्ट। सेम ऑर्डर में क्लाउड में भी आपको इनके सर्विसेज को प्रोविजन करना है। कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप क्लाउड में लगाना चाहते हैं तो आपके पास अकाउंट होना मस्ट है, ऐसा Amazon ने बोला हुआ है। ठीक है, जस्ट टू आइडेंटिफाई यू यूनिकली। AWS को कैसे पता चलेगा कि आप एज अ कस्टमर एसोसिएट हुए हैं? तो बाय क्रिएटिंग योर अकाउंट। और इट्स नॉट अबाउट द AWS ओनली, एजोर में भी आप काम करेंगे, गूगल में भी आप काम करेंगे, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड, IBM क्लाउड, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं ना, सब लोग ये बोलते हैं कि भाई सर्विस आपको प्रोविजनिंग स्टार्ट करना है तो आपके पास अकाउंट पहले होना चाहिए। एंड वी विल सी हाउ टू क्रिएट द अकाउंट। AWS में जो भी सर्विस हम लोग लेने वाले हैं, क्रिएट करने वाले हैं, उसके लिए अकाउंट हमारे पास होना मस्ट है। तो Amazon का याद आपको ये रखना है, दे स्टार्टेड न्यू बिजनेस लेटर ऑन 2006। 2006 में इन्होंने क्लाउड कंप्यूटिंग का अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया था। क्यों किया था, कैसे किया था, वी विल डिस्कस। बट अभी आप ये समझ लें, Amazon एक कंपनी है, इनका काम है क्लाउड के सर्विसेज अवेलेबल कराना, रिसोर्सेस को ओवर द इंटरनेट अवेलेबल कराना, ये काम Amazon का है। IT में जितने भी ट्रेनिंग्स हम लोग अटेंड करते हैं ना, तो Amazon खुद में अब एक IT का कंपनी भी है। एंड मोस्ट कॉम्पिटिटर आप बोल सकते हैं पब्लिक क्लाउड में सबसे टॉप पे जो है ना, वो Amazon आपका है। Amazon के बाद आपका एजोर क्लाउड आता है, एंड देन गूगल क्लाउड। फिर आपके सामने बहुत सारे क्लाउड्स हैं। एक इमर्जिंग क्लाउड की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो अलीबाबा, मतलब Amazon वाले अगर एक चीज को 100 रुपए में दे रहे हैं ना, तो दे आर रेडी टू गिव यू इन 40 रुपीज ओनली। 50-50 का कॉस्ट डिफरेंस है। बट वो चाइना का प्रोडक्ट है, दैट्स वाई कस्टमर उस पर स्विच करने के लिए अभी रेडी नहीं है। दे आर स्टिल टेस्टिंग द थिंग्स की एनवायरमेंट, रिलायबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी मिलेगा कि नहीं, उसके लिए वो सोच रहे हैं। मोस्ट जो कंसर्न है वो सिक्योरिटी को लेके है। तो हम लोग AWS पढ़ने वाले हैं। AWS भी आपका लाइक रेड हैट, सिस्को, VMware, माइक्रोसॉफ्ट, इनकी तरह ही क्या है, एक IT का कंपनी है, आप ऐसा समझ लें। मार्केट में आप कैसे जाके बोल सकते हैं कि भाई मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का ट्रेनिंग किया है, मैं इसका सर्टिफाइड हूं? तो कंपनी बोलते हैं कि हमारे कुछ ग्लोबल टेक्निकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, उनको अगर आप क्लियर करके जाते हैं तो आप अपने रिज्यूमे में या फिर ऑफिशियली आप अनाउंस कर सकते हैं, आई हैव डन द AWS ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में भी ये वाला जो फील्ड है वो मैंने चूज किया है, इस टेक्नोलॉजी का मैं मास्टर हूं।
AWS ने बोला है कि हमारे पास ना 3 डिफरेंट कैटेगरीज के एग्जाम्स होते हैं। कुछ हमारे एसोसिएट लेवल के एग्जाम है, कुछ प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं, और फिर हमारे पास हैं स्पेशलिटी के एग्जाम्स। प्रोफेशनल और स्पेशलिटी अगर बंदा देना चाहता है, प्री रिक्वेजिट ऐसा नहीं है कि आपके एसोसिएट पहले होना चाहिए, बट पाथ जो है आपका सर्टिफिकेशन का पाथ है वो ऐसे है, पहले आप एसोसिएट दे लो, फिर प्रोफेशनल, एंड देन यू कैन गो फॉर द स्पेशलिटी एग्जाम। एग्जाम के जो लेवल है ना वो दो हैं। किसी भी टेक्नोलॉजी में आप एग्जाम देते हैं, एक आपका है एसोसिएट लेवल का एग्जाम, और दूसरा जो एग्जाम इनका है दैट इज फॉर प्रोफेशनल लेवल। एसोसिएट को ना आप ऐसा समझ लें, इट्स अ काइंड ऑफ एंट्री लेवल एग्जाम। चीजों से ना आप एसोसिएट हुए हैं। इससे पहले एक फाउंडेशनल भी होता है, वो सबसे बेसिक एग्जाम है इनका, बट फाउंडेशनल डजेंट मेक एनी सेंस फॉर द इंटरव्यू पर्पस। कंपनी में आप उसको करके कुछ भी नहीं अपना बोल नहीं सकते कि मैं AWS सर्टिफाइड हूँ। फाउंडेशनल का मतलब है कि आप अपना सेल्फ स्टडी करके भी उस फाउंडेशनल एग्जाम को, प्रैक्टिशनल एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप क्लियर कर सकते हैं। जनरली वी स्टार्ट विद द एसोसिएट लेवल, और एसोसिएट में ही इन्होंने एक बता रखा है कि भाई आप अगर उस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आप प्रोफेशनल लेवल का जो एग्जाम है उसको आप राइट कर सकते हैं। कैसे कैसे सर्टिफिकेट आपके होंगे, तो 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में ये लोग डील करते हैं। या फिर आपके पास जॉब भी अगर आएंगे ना, या तो आपसे बोला जाएगा कि वी आर हायरिंग फॉर द AWS क्लाउड इंजीनियर, AWS डेवऑप्स इंजीनियर, AWS सिक्योरिटी इंजीनियर, या फिर कोर आप ऐसा समझ लें कि डेवलपर के लिए हायर कर रहे हैं आपको वो। क्योंकि AWS क्या कर रहा है कि अपने एट प्रेजेंट में आपसे अगर बात करता हूं ना कि हाउ मेनी सर्विसेज AWS इज प्रोवाइडिंग ओवर द इंटरनेट एज अ क्लाउड प्रोवाइडर, तो एट प्रेजेंट दे आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट 400 प्लस सर्विसेज इन द क्लाउड। और इन 400 प्लस सर्विसेज को भी ना इन्होंने कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है कि कुछ सर्विसेज हमारे नेटवर्क के हैं, कुछ डेटाबेस के हैं, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हैं, कुछ IoT के हैं, कुछ आपके लोड बैलेंसर से रिलेटेड हैं, कुछ सिक्योरिटी के हैं, कुछ हमारे एडवांस नेटवर्किंग के सर्विसेज हैं, फायरवॉल्स के सर्विसेज हैं। इनको फिर कैटेगराइज कर रखा है। गेमिंग्स के सर्विसेज अलग हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस अलग हैं, कॉस्ट एनालिसिस के एप्लीकेशंस अलग हैं, सर्विसेज अलग हैं। तो वो हम जब काम करेंगे वो समझ में आएगा क्लियर में कि मेरा सर्विस कहाँ पे एग्जैक्टली लैंड करता है। बट आपसे अगर कोई पूछे कि यार क्लाउड में AWS कितने सर्विसेज एट प्रेजेंट प्रोवाइड कर रहा है, एंड दिस इज नॉट द स्टैटिक नंबर, 400 प्लस, जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं दे आर इंक्रीजिंग द सर्विस काउंट ऑल्सो। हाउ दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ये सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्योंकि कोई भी चीज ना ऑन द फ्लाई नहीं है, चाहे वो ऑन प्रोमाइसिस डेटा सेंटर्स की बात हो या क्लाउड में बात हो। चीजों को प्रोविजन करने के लिए बैकएंड उसका कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। सर्विस एंड यूजर तक कैसे प्रोविजन हो रहा है वी विल डिस्कस, बट अभी आप ये समझें कि एज अ CSP दे आर प्रोवाइडिंग ऑलमोस्ट 400 प्लस सर्विसेज, और इन सर्विसेज में भी वी हैव द फर्दर सेग्रीगेशन, कौन सा सर्विस कहां पे आएगा, कौन सा सर्विस किस कैटेगरी के अंडर में आपका आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के सर्टिफिकेट वो अवेलेबल कराते हैं एक्सेप्ट स्पेशल वन। स्पेशल की मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सर्टिफिकेट अलग से है, बिग डेटा एनालिटिक्स का अलग है, एडवांस नेटवर्किंग का अलग है। ठीक है, वो सर्टिफिकेट आप अलग से दे सकते हैं। बेसिक में AWS 3 डिफरेंट सर्टिफिकेट्स या 3 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में डील करता है, आप ऐसा समझ लें। सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी है दैट इज फॉर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। ठीक है, दूसरा आपका है जिसको आप बोलते हैं सिसऑप्स, और तीसरा टेक्नोलॉजी है जिसको आप बोलते हैं डेवऑप्स, या फिर इसको आप बोल सकते हैं डेवलपर प्रोफाइल। और ये AWS ने ना सीधा सा आप ऐसा समझें, दिस इज ओनली फॉर द कंपनी यूजेस। मैंने बोला कि यार एज अ कंपनी मेरे पास AWS में इंफ्रा जब होगा और मैं उस प्रोजेक्ट की सपोर्ट के लिए जब हायरिंग करने जाऊंगा ना,
तो मेरे को उसका टैग लाइन क्या बनाना होगा, उसको डेजिग्नेशन इंजीनियर को क्या देना पड़ेगा, एडब्ल्यूएस सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का दूंगा, या सिसऑप्स वाला बंदा है वो मेरे लिए, या डेवऑप्स का बंदा है। एडब्ल्यूएस पे मेरे पास इंफ्रा है, दिस कैन बी रिलेटेड टू आईओटी, एआई, कोड डेवलपमेंट, डेटाबेस, लेकिन बंदे को मेरे को एक डिफाइन करना है कि भाई आपको आता क्या है, आपके स्किल सेट में क्या है। मैंने बोला कि आप एक सर्टिफिकेट करके जाओ, सबसे पहले सर्टिफिकेट का नाम है एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, और आपने इसमें किया है एसोसिएट लेवल, लेट सपोज। तो आप कौन कौन से जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग ना ऐसा बोलते हैं, या amazon ने भी ना ऑफिशियली ये बोला है कि जो बंदा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए प्लान कर रहा है ना, या काइंड ऑफ ऐसे लेवल के जॉब जो लोग देख रहे हैं, ऐसे को ही हम लोग एसएमई भी बोल सकते हैं, टीपीएम भी बोल सकते हैं, टेक्निकल लीड भी हम बोल सकते हैं। मतलब आपके कंपनी में एक ऐसा बंदा है जो कि कस्टमर से इनपुट लेता है और फिर अपना प्लान प्रपोज करता है। यू हैव द न्यू कस्टमर, वो आपके पास आया और आपसे पूछा कि आई हैव द 100 सर्वर्स ऑन प्रीमाइसेस एंड आई वांट टू माइग्रेट ऑल द सर्वर्स ओवर द क्लाउड, टेल मी द बेस्ट सॉल्यूशन। नाउ हु विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन, इस बंदे को हम लोग बोल रहे हैं कि वो बंदा कंपनी में सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। लेकिन क्या आपको टेक्निकल भी करना पड़ेगा? जैसे एडब्ल्यूएस ने तो सीधा सा बोला कि भाई अगर आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करा रहे हैं ना, तो मेरे इंफ्रा का, मेरे सर्विसेज का थ्योरी पार्ट क्लियर कर दो बंदे को बस। आई हैव द टू मोबाइल फोन्स, एक आईफोन है एक वन प्लस है, उनके फीचर्स को जो कंपैरिजन करके बता दे अच्छे से, वो बंदा ऐसे है। और मैंने बोला कि मेरे को एक एप्लीकेशन आईफोन से पूरा माइग्रेट करके वन प्लस में ले जाना, ये बता दे, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है। बट व्हाट्स द प्रोसेस टू कंप्लीट द माइग्रेशन, ये सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को नहीं पता। अब कुछ स्टूडेंट्स ना ये बोलते हैं कि सर अगर हमें इस लेवल की नॉलेज आप नहीं दे रहे हैं, हमें नहीं पता कि एक इंस्टेंसेस को माइग्रेट करके, एप्लीकेशन को माइग्रेट करके एडब्ल्यूएस क्लाउड में हम कैसे लेके जाएंगे। मेरे पास ऑन प्रेमाइसिस डेटाबेस है, सर्वर्स है, मॉनिटरिंग टूल्स हैं, डेवलपमेंट के सर्वर्स हैं, टेस्टिंग के सर्वर्स हैं, इनको माइग्रेट करके अगर मैं क्लाउड में ले जाना चाहता हूं तो मैं कैसे माइग्रेट कर सकता हूं। मैंने बोला यार ये एडब्ल्यूएस ने ना रोल बेस्ड सर्टिफिकेट दे रखे हैं और उसमें इन्होंने बता रखा है कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में थ्योरी पढ़ाना है आपको बस। बट दैट्स नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट्स। हम ये चाहते हैं कि भाई हमें डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रोजेक्ट में उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन, प्लानिंग प्लस इंप्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन, प्रोविजनिंग, ये सब कुछ हमारे पास क्लियर होना चाहिए। देन वी कैन से कि मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हूं। और इस चीज को ना मैं भी यही बोलता हूं, क्योंकि हम कंपनीज में जब एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट लीड या टेक्निकल लीड, एसएमई, एसपीएम जैसे हम काम करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे सामने एक रिक्वायरमेंट आता है कि हमें जब तक प्रैक्टिकली चीजें क्लियर नहीं है ना, तो हम एक प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट भी रेडी नहीं कर सकते। आपके पास रिक्वायरमेंट आया 100 सर्वर्स क्लाउड में आपको चाहिए, और आपको इवन ये भी नहीं पता कि उन उन सर्वर्स में ओएस इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होता है, स्टोरेज का मतलब क्या होता है, नेटवर्क हमें क्या देना है, आईपीएस की रिक्वायरमेंट क्या है, गेटवेज की रिक्वायरमेंट क्या है, डीएससीपी की रिक्वायरमेंट क्या है, डीएनएस की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं कर सकते। तो सर्टिफिकेट जस्ट टू रिकॉग्नाइज यू कि एडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट आपने क्या किया है। आपसे पूछा क्या जाएगा, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, कितने नंबर ऑफ इयर्स का आपको एक्सपीरियंस है, और आपने प्रीवियसली एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपने की हुई है, आपने टेक्निकल स्किल्स में रिज्यूमे में क्या लिखा हुआ है, डिपेंड्स। तो आप ये समझें, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का मतलब है कि भाई थ्योरी कर लो और एग्जाम देने चले जाओ। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। व्हाट कैन बी द बेस्ट आइडियल वे टू माइग्रेट माय सर्विस इन एडब्ल्यूएस क्लाउड, इस प्रोस्पेक्टिव से आप तैयारी कर लो, तो आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट बन सकते हो एडब्ल्यूएस में। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर इसके दो लेवल हैं, एक तो एसोसिएट लेवल है और एक आपका है एक्सपर्ट लेवल, जो कि प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम है। और देखो एडब्ल्यूएस भी आपसे क्लियर बोल के चल रहा है कि अगर आप सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं ना, तो एडब्ल्यूएस में सर्टिफिकेट स्टार्ट होते हैं फाउंडेशनल से।
कौन कर सकता है इस वाले, इवन आप AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर का भी एग्जाम देने जाते हैं ना, तो आपसे सीधा सा बोल रहा है कि 6 मंथ ऑफ फंडामेंटल AWS क्लाउड एंड इंडस्ट्री नॉलेज, यानी कि आपको 6 महीने तक कॉन्टिन्यूसली AWS पढ़ना पड़ेगा, क्लाउड की नॉलेज आपको थोड़ा सा ग्रैब करना पड़ेगा, देन यू कैन गो फॉर द क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम। बट दिस इज टोटली मीनिंगलेस, इसका कोई यूज केस आपको इंडस्ट्री में नहीं मिलेगा, ना ही आपको इसको रिज्यूमे में मेंशन नहीं करना। ज्यादातर जो लोग एग्जाम देते हैं ना, या तो आर्किटेक्ट में जाते हैं या ऑपरेशंस में या डेवलपर में। अब आपसे पता है क्या बोल रहा है, आर्किटेक्ट का भी एग्जाम एसोसिएट लेवल कौन दे सकता है, 1 year of experience solving problems and implementing solutions using the AWS cloud। दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा था कि एग्जाम आप पोस्ट कंप्लीशन, मतलब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट किया और फिर आप एग्जाम देने जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके सामने चैलेंजेस आएंगे। या तो बहुत आपने बहुत अच्छे लेवल से ट्रेनिंग किया, आपने बोला कि सर मैं AWS में ऑलरेडी काम कर रहा था, मैंने जो कोर्स ज्वाइन किया था जस्ट टू रिवाइज द थिंग्स, मैं अप टू डेट अपने आप को करना चाहता था, दैट्स वाई मेरे पास अब सारी चीजें हैं, मेरे पास लाइव इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है, माइग्रेशन टीम का भी मैं पार्ट था, डेटाबेस पे भी मैंने खूब काम किया है, नेटवर्क मेरा पूरा क्लियर है, तो एंड टू एंड नाउ यू कैन गो फॉर द एग्जाम अकॉर्डिंग टू AWS। 1 year एक्सपीरियंस AWS में होने के बाद आप एग्जाम देने जाएं तो अच्छा है। आर्किटेक्ट में 2 डिफरेंट लेवल का एग्जाम है, एक प्रोफेशनल है और एक एसोसिएट लेवल है। इसमें भी आपको बता रहा है कि 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द प्रोफेशनल एग्जाम। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिसऑप्स? सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में तो मेरे को समझ में आ गया कि भाई कस्टमर को एक पूरा प्लान बना के आप दे दो, अगर वो माइग्रेट करना चाहता है अपना इंफ्रा तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट HLD LLD, हाई लेवल डिजाइन लो लेवल डिजाइन, इन डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, अगर ये आपको पता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल को आप क्लाउड में प्ले कर सकते हैं। बट सिसॉप्स वाले बंदे का काम क्या होता है, आईटी में आज तक आप जिन लोगों को सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर, सपोर्ट इंजीनियर, ऐसे काइंड ऑफ प्रोफाइल्स के लिए हायर करते हैं ना, AWS इनको अपने क्लाउड में बोलता है सिसॉप्स वाला बंदा है। सिस्टम ऑपरेशंस, वॉट एवर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोवाइडेड टू ऑपरेशंस टीम, और ऑपरेशन टीम का काम क्या है, जो डॉक्यूमेंट मेरे को ऐसे ने दिया, SME ने दिया बना के, उस डॉक्यूमेंट को फॉलो करके स्टार्ट प्रोविजनिंग द एप्लीकेशन, कितने सर्वर्स, गेटवेज, लोड बैलेंसर्स, ऑटो स्केलिंग ग्रुप, स्टोरेज, जो उस डॉक्यूमेंट में लिखा है उसको फॉलो करो और प्रोविजनिंग आप अपना स्टार्ट कर दो। प्लस डेली टू डेली जो इश्यूज आपके आएंगे, टिकट्स पे काम करना, रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना क्लाउड में, ये सब काम आपका होता है सिसॉप्स वाले बंदे का। लेकिन सिसॉप्स के एग्जाम में एक चीज आपको ध्यान रखना है, वी डोंट हैव द प्रोफेशनल लेवल। आपका एक ही एग्जाम AWS ने रखा हुआ है, एसोसिएट लेवल आप दे सकते हैं। और डेवऑप्स की मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो डेवऑप्स की प्रोफाइल कोई नई नहीं है। AWS आपसे बोलता है कि डेवऑप्स में जितने भी टूल्स कंपनीज को डिमांड होते हैं, जेनेरिक टूल्स की अगर मैं आपसे बात करता हूं कि डेवऑप्स में, आईटी में आपने खूब सुना होगा गिट के बारे में, आपने जेनकिंस के बारे में सुना होगा, आपने डॉकर के बारे में सुना होगा, क्यूबरनेट्स के बारे में आपने सुना होगा, और एनसीबल के बारे में आपने सुना होगा, सेफ के बारे में आपने सुना होगा, पपेट के बारे में आपने सुना होगा, टेराफॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। ये सब जो टूल्स आपके आते हैं ना, ये जेनेरिक टूल्स हैं, हर एक कंपनी ने अडेप्ट कर रखा है। डजेंट मैटर कि आपकी फाइनेंस का कंपनी है, बैंक का कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, टेलीकॉम का कंपनी है, हर एक कंपनी के पास डेवऑप्स की रिक्वायरमेंट है ही। AWS आपसे ये बोलता है कि भाई डेवऑप्स की प्रोफाइल को ना आप चाहे तो क्लाउड में भी स्विच कर सकते हैं, आपको गिट लेने की जरूरत नहीं है, अलग से जेनकिंस इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, डॉकर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इन हर एक टूल को मैं एज ए सर्विस अपने क्लाउड पे ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा के दे रहा हूं। तो बेटर है कि आप एक ऐसा इंजीनियर हायर करें और उसको बोलें कि भाई मेरे लिए आप डेवऑप्स के बंदे हो, कभी भी मेरे को अपने
लाइफ साइकिल को, अपने प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल को ऑटोमेट करना पड़ेगा, तो मैं आपसे बात करूंगा। यू आर द बेस्ट पर्सन जो मेरे को ये काम इफेक्टिवली आप करके दे सकते हो। बट उस प्रोफाइल को जो एडब्ल्यूएस बोल के चल रहा है ना, कि ऐसे बंदों को मैं डेवऑप्स वाला बंदा बोलता हूं, जो मेरे एनवायरमेंट में कॉन्टिन्यूअसली होने वाले मैनुअल टास्क को ऑटोमेट करके दे दे, इफेक्टिवली करके दे दे। बिल्ड टेस्ट जो भी मेरे पास होगा, वो सब कुछ एंड टू एंड मेरा क्या होना चाहिए, ऑटोमेट होना चाहिए। और दो सर्टिफिकेट एडब्ल्यूएस ने फिर यहाँ पे आपके रखे हुए हैं। एसोसिएट लेवल का भी एग्जाम है डेवलपर में, और आपका प्रोफेशनल लेवल का भी है। अब ये एग्जाम्स आपके क्या हैं, इनको आप कभी भी देने जा सकते हैं। एक एग्जाम आपका है एडवांस नेटवर्किंग स्पेशलिटी का, मशीन लर्निंग का है, डेटा एनालिटिक्स का है, डेटाबेस स्पेशलिटी का है, एलेक्सा स्किल्स बिल्डर का है, और फिर आपका है सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का। इसी डॉक्यूमेंट में मैंने एक लिंक भी आपको दे रखा है। इस लिंक पे जाके आप आराम से इन सर्टिफिकेट्स के बारे में, क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या सिलेबस, कौन कौन से सर्विसेज आपसे पूछे जाते हैं, डिटेल्स में जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। हर एक सर्टिफिकेट का टाइमिंग, ड्यूरेशन, फीस सब कुछ अलग है, लेकिन होते एग्जाम्स आपके ऑनलाइन है, ऑब्जेक्टिव बेस होते हैं। क्या क्या सर्टिफिकेशन का कॉस्ट है, तो एट प्रेजेंट ये डायग्राम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट की मैं अगर आपसे बात करता हूं, तो 130 मिनट्स का एग्जाम होता है। 150 एट प्रेजेंट इसका यूएसडी कॉस्ट है, और वो सिंगल अटेम्प्ट होता है। रेडेट में या फिर बहुत सारे आईटी के सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं, अगर आप एक बार में क्लियर नहीं कर पाते हैं तो दूसरा अटेम्प्ट भी आपको दिया जाता है। डिलीवरी मेथड की मैं आपसे बात करता हूं, तो दो ऑनलाइन कंपनीज जो आपके एग्जाम्स कराने के लिए जाने जाते हैं, पियर्सन व्यू और पीएसआई। इन दोनों से जाके आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जाम बुक कर सकते हैं। सेम पैटर्न में एग्जाम होता है घर से आपका। एग्जाम के कोड की अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो दीज आर द एग्जाम कोड्स। दो तरीके से एग्जाम का लिंक आपको दिया जाता है। जैसे कि अगर आप AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल देते हैं, तो इसका एग्जाम कोड है SAA-C02। आपसे बोल रहा है या तो पीएसआई के थ्रू शेड्यूल कर सकते हैं या पियर्सन व्यू के थ्रू। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप देख लें जब आप एग्जाम देने जाओ। और कुछ एग्जाम्स आपके प्रैक्टिस एग्जाम्स भी मिलते हैं, ठीक है, जिनको कि मैं आपसे बोल रहा था $20 में आपका उसका टोटल कॉस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद सर्टिफिकेट में किसी का और कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस। किसी का कोई डाउट रिलेटेड टू सर्टिफिकेट? सीधा सा है, ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट होता है। आईटी में सारे सारे टेक्नोलॉजीज में, किसी को रेडिट पढ़ने जाए तो वहां पे भी सर्टिफिकेट है, सिस्को में आप जाएंगे तो भी है, माइक्रोसॉफ्ट में है तो भी वहां पे सर्टिफिकेट्स हैं। जस्ट टू रिकॉग्नाइज यू कि आपने ग्लोबल सर्टिफिकेट उनका ले रखा है। केतन, आपका कोई डाउट? सर करंटली एक्चुअली मैं अभी डेवऑप्स इंजीनियर में वर्क कर रहा हूँ। ओके, लाइक हम्म 2 इयर्स हो गए मेरा। हम्म तो मैं क्या डायरेक्ट डेवऑप्स इंजीनियर का एग्जाम दे सकता हूँ? दे सकते हैं आप, बट डेवऑप्स आप कब कर सकते हैं, जब आपका एटलीस्ट सिसऑप्स या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का जो कोर्स है वो आपने पढ़ा हुआ है ना। ओके। दैट्स द रिक्वायरमेंट। ऐसा ओके। नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट डेवऑप्स के टूल्स को यहाँ पे पढ़ने जाओ। जैसे आपने बोला कि सर गिट, हम लोग यहाँ पे बोलते हैं गिट आपका क्या है, एक वर्जन कंट्रोल का टूल है डेवऑप्स में। यस। एडब्ल्यूएस में ही कोड कमिट जो सर्विस है ना, वो भी सेम काम करता है जो गिट करता है। बट मैं कोड कमिट पे काम करने अगर जाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को एडब्ल्यूएस की जो एडमिन लेवल की जो सर्विसेज है ना, उनको भी टच करना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड द EC2 इंस्टेंसेस, उसके साथ स्टोरेज की जरूरत, नेटवर्क की जरूरत, और भी बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत होगी। तो बोला यह जाता है कि आप प्रेजेंट रोल आपका कुछ भी है, डायरेक्ट आप डेवऑप्स का एग्जाम दे सकते हैं, बट पढ़ने की जब बात होती है ना, तो स्टार्ट विद द एडमिन थिंग्स। एडमिन अगर आपका क्लियर है, या तो आप सिसऑप्स पढ़ लो या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पढ़ लो। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग, दो एग्जाम्स के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। एक तो AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट लेवल, या सिसऑप्स वाला भी एग्जाम है ना, इसको भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से।
ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ट्रेनिंग का सिलेबस आपका क्या होगा। सिलेबस में दोस्तों टोटल जो मॉड्यूल्स हम लोग कवर करेंगे ना, 20 मॉड्यूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, और इनको आप ये समझ लें मोर देन सफिशिएंट है। मैंने जो डिलीवर किया है ना उसका 80% 70% भी आपने कवर कर लिया ना, जितने टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा के दे रहा हूं, बिलीव मी कि आपको एडब्ल्यूएस में कोई रोक नहीं पाएगा। आपके सामने कभी ये बाउंड्री नहीं होगा कि यार एडब्ल्यूएस का एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया और उस पर आप काम नहीं कर पा रहे। चाहे वो कस्टमर इंटरेक्शन की बात हो, चाहे आपके रियल टाइम इश्यूज की बात हो, कोई भी कैसा भी फिक्स सॉल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, यू कैन आंसर इट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें से 15 मॉड्यूल जो होंगे ना, 15 एडब्ल्यूएस के सर्विसेज मैं आपको लाइव कवर करूंगा पूरा। और 5 मॉड्यूल जो आपके होंगे ना, 5 मॉड्यूल्स आपको सेल्फ पेस करने पड़ेंगे। सेल्फ पेस का मतलब ये है कि उनके जो रिकॉर्डिंग्स हैं मैं पोर्टल पे अपलोड करूंगा, वो एड ऑन टॉपिक हैं और वो डेवऑप्स जो कोर्स पढ़ाया जाता है ना एडब्ल्यूएस में उसके पार्ट हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है, जो 5 मॉड्यूल आपके मैं दूंगा ना, कम से कम 2 वीकेंड का क्लास मैं इन मॉड्यूल्स के डिस्कशन या डाउट्स के लिए भी आपका रखने वाला हूं। ऐसा नहीं समझना है कि भाई आपने दे दिया आपका काम खत्म, अब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं कर लूंगा। मैं बाकायदा आपके उन 5 मॉड्यूल्स के डाउट सेशन का जो क्लास है वो कंडक्ट करूंगा। जो आप क्वेश्चंस पूछोगे उसमें से, और सारा कुछ है उसमें एंड टू एंड, थ्योरी भी है प्लस उसका प्रैक्टिकल है। तो टारगेट आपको ये रखना है कि भाई 20 मॉड्यूल्स में से किसी एक सिंगल मॉड्यूल को स्किप मेरे को नहीं करना है, जो दिया गया है उसको मैं कवर करूंगा पूरा। जो क्वेरी पूछेगा मोस्ट वेलकम है, नहीं पूछेगा उसका भी वेलकम है, ठीक है, क्योंकि पढ़ाना मेरे को सबको है। कौन कौन से सर्विस हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग पहला मॉड्यूल आपका, अभी ये ही हम लोग कल भी इसको ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। दूसरा जो मॉड्यूल हम लोग स्टार्ट करेंगे दैट विल बी द बीपीसी सर्विस। इट स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। एडब्ल्यूएस में नेटवर्क का सर्विस है, एवरीथिंग आपको गेटवे, डीएनएस, डीएचसीपी, राउटिंग टेबल, नेटवर्क कस्टम बनाना, आईपीज अवेलेबल कराना, फिक्स आईपी अवेलेबल कराना, एवरीथिंग विल मैनेज बाय द बीपीसी सर्विस। इसके बाद स्टोरेज की हम लोग जो सर्विस है एडब्ल्यूएस में वो स्टार्ट करेंगे। कितने टाइप्स का स्टोरेज एडब्ल्यूएस अवेलेबल कराता है, 2 ही टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। जिसका नेटवर्क क्लियर है और स्टोरेज पार्ट क्लियर है ना, वो पूरे सर्विसेज को आराम से पढ़ सकता है। और जिसने नेटवर्क और स्टोरेज ठीक से नहीं पढ़ा ना एडब्ल्यूएस में, मैं कह रहा हूं कि 40 सर्विसेज आप पढ़ लो, ऑल दी सर्विसेज आर यूजलेस। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे सामने चैलेंज आते हैं ना एडब्ल्यूएस में, चाहे आप माइग्रेशन टीम का पार्ट हैं, चाहे आप ट्रबल शूटिंग टीम का पार्ट हैं, डेली ऑपरेशंस टीम का पार्ट हैं, नेटवर्क को लेके और स्टोरेज को लेके हमारे सामने मोस्ट चैलेंज हमारे सामने आते हैं। और उसमें से भी नेटवर्क सबका हिला होता है, नेटवर्क को लेके हम लोग क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है। तो एक तो आपका नेटवर्क हो गया, यहां से फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना स्टोरेज। स्टोरेज में सबसे पहला जो सर्विस हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट विल बी ईबीएस, स्टैंड फॉर इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। फोर्थ जो सर्विस आपका रहेगा दैट विल बी इफेमरल स्टोरेज। फिफ्थ जो सर्विस हमारा रहेगा दैट विल बी ईएफएस। अभी के लिए वन लाइन आप ऐसा समझ लें, स्टोरेज हमारे होते हैं 3 टाइप के। ऑन द बेसिस ऑफ यूज केसेस अगर स्टोरेज को सेग्रीगेट किया जाए, वी हैव द ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज एंड फाइल लेवल स्टोरेज। एडब्ल्यूएस में ब्लॉक लेवल स्टोरेज का मतलब होता है ईबीएस या फिर एफेमरल स्टोरेज। और फाइल लेवल स्टोरेज अगर आपको चाहिए तो फाइल लेवल को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक फाइल सिस्टम। एंड भाई जिसको ये समझ में ना आ रहा हो ना कि ब्लॉक और ऑब्जेक्ट और फाइल का मतलब क्या है, टॉपिक जब हम स्टार्ट करेंगे ना तो बेसिक से सारी चीजों को कवर करूंगा।
बट अभी मेरे को बस ये आपको बताना है कि कौन कौन से मॉड्यूल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो एक जस्ट फॉर द थ्योरी प्रोस्पेक्टिव मैं चीज़ों को कवर कर रहा हूँ जल्दी जल्दी, बट अगेन बेसिक से हम इन चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। तो ब्लॉक में दो सर्विसेज आपके आ जाते हैं, ईबीएस और एफेमरल। फाइल लेवल आपका है ईएफएस। ऑब्जेक्ट में एडब्ल्यूएस दो सर्विसेज देता है आपको, जिनका नाम है, एक है S3 स्टैंड फॉर सिंपल स्टोरेज सर्विस, और सेवंथ जो सर्विस है आपका वो है S3 ग्लेशियर। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टोरेज फिनिश हो जाता है, नेटवर्क स्टोरेज फिनिश, एंड देन विल स्टार्ट विद द IAM टॉपिक। IAM स्टैंड फॉर आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। AWS में कस्टम यूजर सेटअप करना, LDAP और एक्टिव डायरेक्टरी आपने सुना होगा, उसके इक्वल में एक सर्विस AWS आपको दे रहा है IAM, सेंट्रलाइज यूजर मैनेजमेंट, एक्सेस मैनेजमेंट। यू कैन वर्क विद द IAM सर्विस। नेक्स्ट आपका जो है सर्विस जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी EC2 टू प्रोविजन द वर्चुअल सर्वर इन AWS क्लाउड। सर्विस का नाम है, मोस्ट कॉमनली यूज सर्विस है आपका EC2। यानी कि दो सर्विसेज के नाम मैं आपको बता सकता हूं जो सबसे ज्यादा AWS में यूज किए जाते हैं, एक तो S3 सर्विस और इनका EC2 सर्विस। EC2 स्टैंड फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो यहाँ पे मैं सब कुछ आपका डिस्कशन करूंगा, सर्वर्स का बैकअप, डिजास्टर रिकवरी, हाई अवेलेबिलिटी, रीस्टोर करना, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, विल डिस्कस। इसके बाद AWS में इनका खुद का नेटिव एक रिसोर्स मॉनिटरिंग टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग टूल है, जिसको ये लोग बोलते हैं क्लाउड वॉच। आप लोगों ने ऑन प्रोमाइसिस नेगियोस, जेबिक्स, कैक्टी, बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स कंपनीज लगा के चलते हैं फॉर द रिसोर्स मॉनिटरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग। बट AWS आपसे बोल रहा है कि आपको नेगियोस या फिर जेबिक्स, ये जो थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग टूल्स होते हैं, इनको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास खुद का इनबिल्ट एक मॉनिटरिंग टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाउड वॉच। नाम ही इसका क्लाउड वॉच है, क्लाउड की रिसोर्सेज को जो वॉच कर सकता है, दैट इज क्लाउड वॉच। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे इलास्टिक लोड बैलेंसिंग। एप्लीकेशन को जब भी लोड बैलेंसर की डिमांड होगी, तो AWS में इसको भी हम ये बोल सकते हैं कि ELB सर्विस का भी पता होना आपको उतना ही जरूरी है जितना नेटवर्क के बारे में, क्योंकि बिना लोड बैलेंसर के आप अपनी एप्लीकेशन को एक तो एज अ क्लस्टर रन नहीं कर पाओगे। वी नेवर रन माई प्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑन स्टैंड अलोन सर्वर। प्रैक्टिस रिकमेंडेशन क्या होती है, जब भी मैं अपने सर्वर को रन करता हूं ऑन मोर देन वन सर्वर, एप्लीकेशन एक सर्वर पे हम रन करते हैं ना, तो हाई अवेलेबिलिटी का भूल जाएं, वो ऑन प्रेमाइसेस भी नहीं मिल सकती ना क्लाउड में मिल सकती। तो प्रैक्टिस ये है कि भाई मैं अपनी एप्लीकेशन को एक से ज्यादा सर्वर्स पर रन करूंगा। फायदा ये रहेगा कि मेरे एप्लीकेशन के पास हाई अवेलेबिलिटी है, एक सर्वर डाउन हुआ तो ट्रैफिक कैन स्विच टू द नेक्स्ट सर्वर। बट हर एक सर्वर को एज अ एक्टिव पार्टिसिपेंट मेरे को बनाना है, तो आई विल बी रिक्वायर्ड द एडिशनल रिसोर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं लोड बैलेंसर। ठीक है, तो AWS जो लोड बैलेंसर एज ए सर्विस आपको दे रहा है, फुल फॉर्म इसका है इलास्टिक लोड बैलेंसर। इसके बाद 12th जो सर्विस आपका रहेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग को जो सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाया है ना, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग इसलिए पॉपुलर है क्योंकि सर्विस ऑन डिमांड है, हमें हार्डवेयर मैनेज नहीं करना, सर्विसेज आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट, पे एज मच यू आर यूजिंग, सिक्योरिटी, इलास्टिसिटी, ये सब एड ऑन फीचर्स हैं। अकॉर्डिंग टू मी, जो बेस्ट फीचर क्लाउड कंप्यूटिंग का है ना, जो कंपनीज के सामने ऑन प्रेमाइसिस सबसे बड़ा चैलेंज है स्केलेबिलिटी को लेके। whenever you need the additional servers, you cannot extend your hardware और resources। हार्डवेयर को एक्सपेंस करना ना सबसे बड़ा चैलेंज कंपनीज के सामने है।
आज मेरे डेटा सेंटर में 10 सर्वर मैंने फिजिकल लगा रखे हैं, अगर 10 सर्वर्स मेरे को एडिशनली और जरूरत हुआ ना, तो वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ प्लानिंग। वेंडर से बात करो, पूरा आपका ऑर्डर प्लेस कराओ, पीओ रेज कराओ, फिर उसको पूरा हार्डवेयर को प्लेस कराओ, फिर माउंटिंग स्टार्ट करो, केबलिंग करो, कनेक्टिविटी करो, देन यू कैन स्टार्ट द एप्लीकेशन प्रोविजनिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या कहता है? रेदर देन फोकसिंग ऑन द हार्डवेयर, फोकस ऑन योर एप्लीकेशन। अगर आपके माइंड में अभी आया ना मेरे को 100 सर्वर्स चाहिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इज रेडी टू प्रोवाइड यू द 100 सर्वर्स ऑन डिमांड ऑन अ सिंगल क्लिक। दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बी में आपको पढ़ाऊंगा, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। जब भी हमें सर्वर्स को विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन प्रोविजन कराना पड़ेगा, एप्लीकेशन पे जब भी लोड ज्यादा हुआ, सर्वर्स अपने आप से ऐड हो जाएं, एप्लीकेशन पर लोड जब जैसे डिक्रीज हो, सर्वर्स डिलीट हो जाएं, तो एडब्ल्यूएस आपसे बोलता है कि उसके लिए एक सर्विस मैं आपको दे रहा हूं, वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा। सर्विस का नाम है एएसजी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन को अगर डेटाबेस की डिमांड है, रिलेशनल डेटाबेस अगर आपको चाहिए, तो दो डिफरेंट तरीके डेटाबेस की अगर हम बात करते हैं ना, तो दो टाइप के डेटाबेस होते हैं, या तो रिलेशनल या नॉन रिलेशनल। रिलेशनल डेटाबेस में एडब्ल्यूएस 6 डिफरेंट डेटाबेस के इंजन आपको दे रहा है विद इन आरडीएस ओनली। यू हैव द Amazon अरोरा, MySQL, SQL, MariaDB, PostgreSQL, और कितने हो गए आपके ये टोटल? आई थिंक 6 हो गए ना। Amazon अरोरा हो गया एक, तो सेकंड आपका हो गया SQL, MS SQL जिसको माइक्रोसॉफ्ट का बोलते हैं, Oracle हो गया आपका 3, और एक आपका हो गया MySQL 4, PostgreSQL 5, और MariaDB आपका 6। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस स्टैंड फॉर कि आपको डेटाबेस एज ए सर्विस चाहिए, रेडी टू यूज डेटाबेस आप क्लाउड में चाहते हैं, तो सर्विस यहाँ पे है आपका आरडीएस, रिलेशनल डेटाबेस सर्विस। 14 जो टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं राउट 53। एप्लीकेशन को जब भी आपको एक कस्टम डीएनएस की सेटअप करने की जरूरत पड़ेगी, और 100% कंपनीज में कभी भी कोई ऐसा एप्लीकेशन हम रन नहीं कर सकते जिसमें डीएनएस की जरूरत आपको ना हो। अगर एप्लीकेशन वर्ल्ड वाइड एक्सेस होती है ना, तो डीएनएस 100% आपको जरूरत पड़ेगा, डोमेन रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा। और सर्विस जो एडब्ल्यूएस आपको दे रहा है ना, डीएनएस एज अ सर्विस, सर्विस का नाम है राउट 53। 53 यहाँ पे डीएनएस का पोर्ट नंबर है, दैट्स वाई उन्होंने इस डिजिट को यहाँ प्लेस किया है 53। ठीक है। और लास्ट जो मॉड्यूल आपका रहेगा लाइव मॉड्यूल्स में, वी विल कवर AWS CLI। ये मैंने नंबरिंग गलत किया है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 AWS का CLI। और आप ऐसा समझ लें, आप लोगों के लिए एक मॉड्यूल और मैं करा दूंगा लाइव, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइग्रेशन। और AWS के कमांड लाइन में हम लोग जो पढ़ेंगे, मतलब AWS में ना कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होती है कि जितने भी सर्विसेज रिसोर्सेज प्रोविजनिंग हम लोग कर सकते हैं ओनली विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जबकि ऐसा नहीं है। AWS में जितना भी काम आप करते हैं ना बैकएंड में, उसका एक कमांड भी है, एंड दिस इज सेम फॉर अदर पब्लिक क्लाउड प्रोवाइडर्स ऑल्सो, सेम फॉर द एज्योर, गूगल, सारी चीजों में आप दो तरीके से काम कर सकते हैं। सेम ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने का एक ग्राफिकल वे है जो यूजर इंटरफेस पे जाके आप करते हैं। दूसरा तरीका होता है बाय कमांड लाइन ऑल्सो, वी हैव द कमांड टू क्रिएट द सेम रिसोर्स विद द CLI। माइग्रेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि आपको अगर लाइव एप्लीकेशन अपना माइग्रेट करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। इसमें से ये वाला जो टॉपिक है ना, इसको आप सेल्फ पेस कर लेना। ठीक है। मेरा इंटरेक्शन ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि मैं जो फोकस हूं ना, ऐसे टॉपिक्स ऐसे सर्विसेज मेरे को आपको ज्यादा पढ़ाने जिसमें कि डेली टास्क में आपको जरूरत पड़ेगा। तो आपका एक तो S3 ग्लेशियर सर्विस, इसको आप सेल्फ पेज समझ लें, यानी कि 15 ही मॉड्यूल में मान के चल रहा हूं आपका। ठीक है। S3 ग्लेशियर यहां लिख देता हूं मैं,
जो 5 टॉपिक आपको खुद से करने हैं, S3 ग्लेशियर मेरा सपोर्ट इसमें पूरा रहेगा आपको कराने के लिए। SNS सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस हम इसको बोलते हैं। थर्ड सर्विस जो रहेगा लैम्डा। फोर्थ सर्विस आपका रहेगा क्लाउड फॉर्मेशन। और फिफ्थ सर्विस आपका AWS में VPN अगर आपको सेटअप करना पड़े तो आप कैसे कर सकते हैं। एक एडमिन के प्रोफाइल में अगर ये सर्विसेज आपको आते हैं ना, तो आप आराम से ऑपरेशन टीम में सपोर्ट कर सकते हैं, एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट आप काम कर सकते हैं। अब इसके बाद ना करियर आता है डेवऑप्स में स्टार्ट करने का। कुछ लोग मेरे से ये बोलते हैं कि सर आप डेवऑप्स के टूल क्यों नहीं करा रहे हैं यहाँ पे। भाई एडमिन में अगर मैं डेवऑप्स कराने गया ना, तो आई विल बी रिक्वायर्ड अनदर 2 मंथ्स, यानी कि कोर्स का जो ड्यूरेशन है ना, मेरे को 2 महीने और देने पड़ेंगे। दैट्स द रीजन। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, वी विल मेनली फोकस ऑन द एडमिन पार्ट, कि भाई मेरे को डेली टू डेली होने वाले इश्यूज को सॉल्व करना, कोई नया प्रोजेक्ट आया उसका इंस्टॉलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, प्रोविजनिंग करना, ये काम मेरे को सीखना है। अब इन टास्क को अगर मैं ऑटोमेट करना चाहूंगा तो मैं चाहूं तो AWS में ही अपना डेवऑप्स वाला जो पार्ट है उसको भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो डेवऑप्स में ना मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, कौन कौन से सर्विसेज आप डेवऑप्स में पढ़ सकते हैं। तो इनके सर्विसेज के नाम है आपके कोड कमिट, कोड डिप्लॉय, कोड इनिट, और एक सर्विस है आपका कोड बिल्ड। ये 4 सर्विसेज आपके हो गए, जिसको आप CI/CD और BCS टूल आप बोल सकते हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ठीक है, डिप्लॉयमेंट। इसके बाद फिफ्थ जो सर्विस है आपका, जिसको ये लोग बोलते हैं ECS, इलास्टिक कंटेनर सर्विस, रेडी टू यूज डॉकर आपको ये लोग दे रहे हैं। और सिक्स्थ सर्विस आपका है EKS, इलास्टिक क्यूबरनेटिस सर्विस। और सेवंथ में आप मान लें, एक तो लैम्डा हो गया, और एट्थ आपका हो गया क्लाउड फॉर्मेशन। अगर ये आपको एडिशनल 6 टूल आते हैं ना, तो आपको AWS में कोई डिफेंड नहीं कर सकता, ये मैं आपको बता रहा हूं। इसमें से ये 2 टूल तो मैं आपको कवर करके दे रहा हूं, और जिन लोगों ने डेवऑप्स का ट्रेनिंग रियल में किया है ना, उन लोगों को अलग से फिर ECS, EKS और कोड बिल्ड इनको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कहने का मतलब है, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ से डेवऑप्स का ट्रेनिंग भी करते हैं, और डेवऑप्स में हम ऑलरेडी गिट हो गया, जेनकिंस हो गया, डॉकर, क्यूबरनेटिस, एनसिबल, ये सारी चीजें कवर करके देते हैं। अगर आपने वो वाला डेवऑप्स पढ़ा है ना, तो इसको आप खुद से पढ़ सकते हैं। आप आज से ही कोड कमिट को पढ़ना स्टार्ट कर दो। कहीं पे भी आपको चैलेंज हो ना, तो मेरे को आप बोलना कि सर ये चीजें थोड़ी सी अलग लग रही हैं। बिल्कुल भी अलग नहीं है, चीजें बिल्कुल क्या है आपकी सेम है। इट्स ऑल अबाउट आवर अंडरस्टैंडिंग, कि थोड़ा सा इनिशिएटिव्स आप लेना स्टार्ट करते हैं ना, तो AWS में जो डेवऑप्स वाला पार्ट है आप उसको खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस?